मुरादाबाद में आज 2600 श्रमिकों की बेटियों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें आशीर्वाद देने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने पहुंचकर कहा कि अब श्रमिकों को भटकना नहीं पड़ेगा। हमारा किसान श्रमिक कभी हताश नहीं होगा। हम सभी को सुरक्षा चक्र से जोड़ने का काम करेंगे। 12 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा पहुंचा। वहीं कैबिनेट मंत्री के द्वारा बताया गया कि कामगार श्रमिकों की बेटियों का विवाह आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न हुआ, जिसमें सरकार के द्वारा श्रमिकों की कन्याओं के लिए शादी अनुदान दिया गया और सभी वर वधुओं के लिए कपड़े आदि दिए गए और कन्याओं को 10,000 रुपए दिए गए। हर एक वधु को 75,000 दहेज के तौर पर दिए गए। शादी अनुदान के बाद वर वधु सभी के चेहरे खिल उठे। आप सब जानते हैं देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सत्ता की बात को संभाली, उससे पहले देश के अंदर किस प्रकार का विश्वास अविश्वास की स्थिति अराजकता है। लोगों में जनता का आम जनमानस में सरकार की छवि एकदम खलनायक जैसी बनी हुई। लेकिन पहली बार सरकार के एजेंडे में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, ये सभी सरकार के एजेंडे के हिस्से 2014 में बने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की घोषणा की और उस प्रकार की घोषणाओं के साथ साथ उस प्रकार की योजनाओं को लागू करना प्रारंभ किया। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट में हर महिला लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे धनराशि भेजी जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी उद्यमी थे, वहां पे कार्य करने वाले कारीगर थे, वहां पे कार्य करने वाले मजदूर थे, इन सबके अलग से पैकेज की घोषणा हो रही थी। इनके लिए कार्यक्रम बन रहे थे। वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, कुष्ठावस्था पेंशन हो, इनकी राशि सीधे उनके अकाउंट में भेजी जा रही थी। और यही नहीं, 12 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे उनके अकाउंट में देने का कार्य हुआ। अगर जनधन अकाउंट नहीं होता क्या पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच पाता? क्या लेखपाल राजस्व कर्मियों के माध्यम से हम इतनी बड़ी योजना को एक समय सीमा के अंदर पूरा कर पाते? असंभव। इतनी नहीं तो कहां से लेखपाल राजस्व कर्मी होम डिलीवरी में लगे थे, एक घर तक खाद्यान्न पहुंचाने में लगे थे, वे भी काम कर रहे थे। एक साथ इतना बड़ा आपदा प्रबंधन का कार्य संभव नहीं था, लेकिन तकनीक ने इसे आसान बनाया और इस तकनीक पर एक कॉमन मैन की पहुंच को बनाने का श्रेय किसी को दिया जा सकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने देश को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पहले एक विजन किया और उस विजन का परिणाम था कि देश आज कोरोना जैसी महामारी को पूरी तरह परास्त करने की स्थिति में पहुंच चुका है। और मुझे यही बात आपके सामने आप सबके सामने कही कि स्वामित्व की ताकत एक सकारात्मक ताकत है। अगर सरकार की माने किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, एक कॉमन मैन के बारे में भाव नहीं होता, क्या इस सामूहिक विवाह का आयोजन हो पाता? अगर किसानों के मन में चिंता नहीं होती तो क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना मिल पाते? अगर किसानों के बारे में सरकार की चिंता नहीं हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो पाती? कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू हो पाती? क्या किसानों का कर्ज माफ हो पाता? शासन की मंशा का हिस्सा था। अन्नदाता किसानों की जीवन में खुशहाली देश की खुशहाली का आधार बनेगा। एक तरफ सरकार ईमानदारी के साथ उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है, ईमानदारी के साथ उनके योजना बना करके
ये 85 रुपया कहाँ जाता था? जिन दलालों के खाते में जो दलाल इस 75-85 रुपए को हजम कर जाते थे, वही लोग आज परेशान हैं, वही लोग नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वही लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं, और वही लोग हैं जो लगातार समाज में अव्यवस्था अराजकता का माहौल पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान होना होगा जिनके एजेंडे में कभी किसान नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी मजदूर नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी नौजवान नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी महिलाएं नहीं थी, जिन्होंने केवल वोट बैंक बना करके इन्हें अपने स्वयं के स्वार्थ के वोट बैंक बना करके सत्ता प्राप्त करने का साधन इन्हें मात्र बनाया था, वही लोग आज गुमराह करके और तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कन्या के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई तक के 15,000 रुपए की एक पैकेज एक कन्या को सरकार दे रही है, और जब वह शादी विवाह के योग्य होती है, श्रमिक परिवार से है, तो श्रम विभाग के द्वारा 65,000 रुपए एक बालिका की शादी के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगर वे सामान्य परिवार के हैं तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की राशि भी राज्य सरकार भी उस योजना के अंतर्गत प्रदान करती है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि शादी विवाह के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ये सभी इसलिए जिससे कहीं भी कोई भी बेटी शादी के पैसे के भाव में शादी से वंचित न रहने पाए, शादी से वंचित न रहने पाए। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश का हमारा कैबिनेट होने जा रहा था और उस समय बात सामने आई थी कि सामूहिक विवाह की योजना क्यों, लोग मुझसे इस बारे में प्रश्न पूछते थे और मैंने इसी बात को कहा। मैंने कहा देखिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए बिना किसी जाति बंधन के, कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, बेटी सबकी होती है, और उस बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए हम लोगों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलानी चाहिए। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, अन्य राजनीतिक दलों के लोग हंसते थे, कहते इससे क्या होने वाला, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग 1.25 लाख से अधिक कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर संपन्न की है। आप सोचिए, ये 1.25 लाख से अधिक कन्याएं जिनका विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत होता था, आखिर ये किसी की बेटी तो है। मुझे याद है एक बात, मेरे पास एक महिला, मैं कार्यालय सांसद के रूप में अपने कार्यालय में नियमित रूप से बैठता था, जनता से मिलता था, और एक महिला आई, वो महिला बहुत देर से खड़ी, मैं जब जनता से मिल गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यहाँ क्यों खड़ी, क्यों आप अपनी बात नहीं कहते? तो उसने कहा मेरे सामने, उसने कहा कि मुझे धर्मशाला में एक कमरा मिल पाएगा। तो मैंने पूछा, मैंने धर्मशाला में कमरे से आप क्या करेंगे? कहा कि लड़की की शादी करनी। तो मैंने कहा एक कमरे में लड़की की शादी होती है क्या? तो फिर उसने कहा कि मेहमान आएंगे। मैंने कहा कितने मेहमान आएंगे? उसने कहा 10-12। भोजन था, मैंने कहा भोजन में क्या चाहिए? उसने कहा दाल चावल मिल जाए। तो मैं समझ गया कि ये किसी कमजोर मजदूर परिवार की महिला है, पैसा नहीं है, लड़की की शादी करना चाहती है, शादी तय कर चुकी है। तो हम लोगों ने शादी विवाह को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करवाया। उस समय
उस पूरे कार्यक्रम में मुश्किल से 25,000 रुपए खर्च हुए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहले ये व्यवस्था बनाई कि 35,000 रुपए एक कन्या की शादी के लिए राज्य सरकार के पास सामूहिक विवाह के रूप में करने पर उपलब्ध कराएंगे। और इसके बाद जब इसकी डिमांड बढ़ी तो हमने इस राशि को 51,000 किया है। और आज मुझे बहुत पसंद है कि प्रदेश के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की लोकप्रिय योजना है। किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह का कार्ड वो परिवार बांटता है, स्वयं जाता है। और इस शादी ब्याह का कार्ड जो बांटने वाले कौन थे? न्योता देने वाले थे जिलाधिकारी, कमिश्नर, यहाँ के उप श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। वे कार्ड बांट करके लोगों को न्योता दे करके बुलाए हैं। यानी कितनी हाई लेवल की ये शादी ब्याह पार्टी है। और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सामूहिकता का दर्शन हो रहा है। ये जीवन में सामूहिकता का महत्व है। आज इस अवसर पर हम मुरादाबाद की अनेक योजनाओं का लोकार्पण, एक मांगलिक कार्यक्रम हो तो मांगलिक कार्यक्रम में कुछ अच्छा और कुछ नयापन भी दिखना चाहिए। और आज इसका परिणाम है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ के जिला प्रशासन ने विकास परियोजनाओं के तमाम कार्यक्रमों को यहाँ पर भी आगे बढ़ा किया है, जिसमें 183 करोड़ रुपए की लागत से 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें मुरादाबाद के विकास से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं। जिन योजनाओं के लिए को लेकर के चाहे वह ऊपरगामी सेतु का हो, पेयजल की योजनाओं का है, तमाम जो हमारे बेसिक परिषद के जो विद्यालय हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें स्मार्ट क्लास का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की परियोजनाओं का है और भी तमाम अन्य योजनाओं के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई और अन्य विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम को भी आज हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। ये योजना यहाँ मुरादाबाद वासियों के लिए मंगलदायी होगी, क्योंकि एक मांगलिक कार्यक्रम के साथ ये जुड़ रही है। पेयजल की योजना देश के अंदर बहुत बड़ी योजना आ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में इसको लागू कर दिया है। हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल की स्कीम जिसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर घर तक हम लोग करवाएंगे। और हर घर की ये योजना अभी हर एक जनपद की बनाई जा रही है, लेकिन साथ साथ सुविधा देने का काम जहां सरकार का है, वहीं साथ ही साथ मैं आह्वान करूंगा कि सुविधा को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए जल संरक्षण करने का। हमारा घर होगा, घर की छत में बरसात का पानी आता होगा, कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उस जल को सुरक्षित करवा सकते, बड़े कैमरे से करेंगे, क्योंकि ये जल संरक्षण का एक कार्यक्रम हमारे लिए उसी प्रकार की पूंजी होगी जैसे बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो पैसा हमारी विपत्ति के समय हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। भले दैनिक जीवन में आप उसका उपयोग न करते हैं, लेकिन उसका उपयोग आप विपत्ति के समय जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही जल संकट, क्योंकि जल है तो कल है और जल संकट का सामना हमारे आने वाली पीढ़ी को न करना पड़े, इस दृष्टि से आवश्यक है जल संरक्षण पर भी हमें ध्यान देना होगा। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को मकान दे रही है। 40 लाख से अधिक गरीबों को प्रदेश में अब तक हम मकान दे चुके हैं, लेकिन साथ साथ हमारा प्रयास होना चाहिए शासन की योजनाओं के साथ कुछ ऐसी योजनाओं को इसके साथ जोड़ें जिन योजनाओं का लाभ हमारे आने वाले भविष्य में हमें हमारी पीढ़ी को प्रदान कर सके। और ये विकास की योजनाएं उसी क्रम का हिस्सा है। एक बार फिर से मैं आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर 2754 जोड़ों को एक साथ दाम्पत्य जीवन में एक साथ सामूहिक रूप से
इन्हीं